आइए तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दिशा बुक 2020 से हिंदी व्याकरण। कंप्लीट 32 चैप्टर है। 32 चैप्टरों को हम एक एक पार्ट के हिसाब से कंप्लीट कर देंगे हम। तो आइए देखिए, 32 चैप्टर है। लास्ट का है अपना शब्द शक्ति, और पहला अपना कौन सा है, राजभाषा हिंदी संवैधानिक स्थिति। तो पहले चैप्टर से लेकर अंत तक हम पढ़ेंगे इसको। तो आइए पहले चैप्टर पे, आज का हमारा चैप्टर है राजभाषा एंड राष्ट्रभाषा। आइए पहले क्वेश्चन से, राष्ट्रभाषा होती है, राष्ट्रभाषा होती है तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा ही राष्ट्रभाषा होती है। व्याख्या में देखते हैं, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आमजन की भाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि है प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। इसका व्यापक जनाधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो राजभाषा शब्द का प्रयोग किया गया है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। देखिए, पहले व्याख्या देख लेते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। अतः राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की भाषा है, तो कैसी है? ये हिंदी राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सत्य कथन है? तो देखिए, सत्य कथन अपना पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात है। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें पहला ही अपना सही मान लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। समय समय पर राष्ट्रपति ऐसे अभिज्ञा देते रहे जो 8वीं अनुसूची में स्थान पाते हैं। जैसे इस अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 14 भाषा कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बाद में सिंधी को 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में, और कोंकणी को, मणिपुरी को, नेपाली को ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया, तथा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में सम्मिलित किया गया, और 8 जनवरी 4 को प्रभावी हुआ। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो अब तक 22 भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? राजस्थानी नहीं है। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, नेपाली, सिंधी और संताली है, जबकि अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। व्याख्या में देखते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, याद रखिएगा, 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
ध्यान रहे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। आगे आते हैं, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो ये मिली थी हिंदी को संघ की भाषा के रूप में मिली थी 14 सितंबर 1949 को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद वर्णित है 343(1) में। 343(1) में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए व्याख्या में, भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343(1) के अनुसार अध्याय 1 और भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं, किस क्रम में कथन असत्य है? तो देखिए सितंबर में संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी दिवस राज घोषित किया गया था। तो ये गलत है क्योंकि 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है? तो ये की गई है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में 343 से 351 में व्यवस्था की गई है। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद से हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है अनुच्छेद 351 में। ध्यान रखिएगा कि हिंदी भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक निर्देश है अनुच्छेद 351 में। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था 10 मई 1963 को। 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था। देखिए व्याख्या में, राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में पारित किया गया, जिसमें 9 धाराएं हैं। संविधान के अनुसार संविधान लागू होने बोले तो 26 जनवरी 1950 की 15 वर्षों के पश्चात अर्थात 26 जनवरी 1965 के बाद सभी कार्यों में केवल हिंदी का प्रयोग होगा। लेकिन राजभाषा अधिनियम 1963 में प्रावधान किया गया कि 26 जून 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1967 में। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? 1967 में। देखिए 27 नवंबर 1967 को संसद में सरकार के राजभाषा संकल्प में रखे जाने के साथ साथ 1963 के अधिनियम को संशोधित करने के लिए संसद में एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया और अंततः इसे 8 जनवरी 1968 को अधिनियम कर दिया गया। 1967 के संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई जब तक हिंदी भाषी राज्यों की विधानसभाएं तथा संसद सहमति न कर दे तब तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी जारी रहेगा। राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है? तो यह है अपना असम। देखिए व्याख्या में, राजभाषा अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत राजभाषा अधिनियम 1976 में जारी किए गए नियम 4 के अनुसार समस्त देश को कै, खे, गै इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया। कै क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। केंद्र शासित क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप, ये सभी कै क्षेत्र में आते थे जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा स्वीकार किया। जबकि कै क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र आते थे जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया। इसमें शामिल गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब तथा केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़ इसमें सम्मिलित थे। जबकि गैर क्षेत्र में कौन कौन से आते थे? शेष सभी राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र गैर क्षेत्र में रखे गए जिन्हें हिंदी में भेजे जाने वाले पत्र को अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए जिसके अनुसार त्रिभाषा फार्मूले को अपनाया गया। इसमें 3 भाषाओं के प्रयोग का प्रावधान है। प्रावधान राजभाषा हिंदी, सहायक राजभाषा अंग्रेजी
और प्रादेशिक भाषा। याद रखिएगा, ये त्रिभाषिक कौन से त्रिभाषिक फार्मूले में प्रधान राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और सहायक राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा। राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हरियाणा नहीं है। ये किस में आता है? ख क्षेत्र में नहीं आकर क क्षेत्र में है। किस में है? क क्षेत्र में है। नेक्स्ट आते हैं, राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी, 25 जून 1975 को। राष्ट्रपति ने संविधान आयोग के गठन का राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया गया? तो ये किया गया था 1975 में। राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश 1955 में जारी किया गया। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1944 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री B.G. खैर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था सन 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबर की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? तो ये किया गया था सन 1976 ईस्वी में। देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ। तो किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मणी लिपि से। देखिए, आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मणी लिपि में हुआ। देव भाषा संस्कृत से संबंध होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा। दक्षिण में से नंदी नागरी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ईसा की 7वीं सदी में ही आरंभ हो गया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट जो 700 से 800 ईस्वी के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। देवनागरी लिपि का विकास हुआ तो कौन सी लिपि से? अभी हम पढ़ के आए हैं। कौन सी लिपि से? अभी पढ़ के आए थे हम। तो इसमें कुटिल लिपि से लिखा गया है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? कुटिल लिपि से। देखिए, इसका आंसर हम ऊपर देखेंगे। दूसरा सही माना गया है। देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी को या गुजराती, राजस्थानी, महाराष्ट्री, मैथिली, कैथी, बंगला, असमिया या गुरमुखी लिपि, इन सब भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मणी लिपि से हुआ। ब्राह्मणी से वर्तमान देवनागरी तक पहुँचने की अनेक चरण है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझ सकते हैं। ब्राह्मणी आगे आई थी गुप्त लिपि, गुप्त लिपि आई थी कुटिल लिपि, और कुटिल लिपि आगे प्राचीन लिपि, और प्राचीन लिपि आगे देवनागरी लिपि। नेक्स्ट आते हैं, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी से नहीं है? तो कौन सी विशेषता देवनागरी से नहीं है? तो देखिए कौन कौन सी नहीं है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ये बात सही है, इंग्लिश की तरह नहीं है कि बोला कुछ और जाता है अर्थ कुछ और निकला जाता है। तो देवनागरी में क्या होता है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। ये बात सही है। और विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी या खरोष्टी की समकालीन है। तो ये गलत है। चौथा, देवनागरी लिपि की विशेषता देखते हैं। यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक है और स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ण कंठ्य ध्वनियों का है और अंतिम वर्ग औष्ठ्य ध्वनियों का है। केवल उच्चरित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है। छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है। आगे आते हैं, देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की बारखड़ी को किसने भ्रामक बताया? तो देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में ए की बारखड़ी को आचार्य नरेंद्र देव समिति ने भ्रामक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? तो मानक हिंदी से तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा।
मानक हिंदी से तात्पर्य है शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था 1975 ईस्वी में। देखिए, प्रथम हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर रामविलास ने की। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? मराठी। मराठी ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए, हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, उर्दू, अरबी, फारसी ये लिपि फारसी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन लिपि में लिखी जाती है और रूसी, बुल्गारिया रूसी लिपि में लिखी जाती है। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो प्रयाग की हिंदी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई। इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। पश्चिम राजस्थान की बोली निम्नांकित में से कौन सी है? तो पश्चिम राजस्थान की बोली है मारवाड़ी। ये तो आप जानते ही हो। देखिए, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, मुख्यतः 18 बोलियां प्रचलित हैं। राजस्थानी जिसे अपभ्रंश रूप में इसको सोरसेनी, और मारवाड़ी अपनी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी अपनी मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, और मेवाती अपने उत्तरी पूर्वी राजस्थान मलबार की तरफ बोली जाती है। मालवी ये अपने दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, बोले तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और निमाड़ी ये भी अपनी दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है। आगे आते हैं, देखिए हम क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। पूर्वी हिंदी की उपबोली नहीं है, तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? खड़ी बोली नहीं है। किस विकल्प में सभी बोलियां पश्चिम हिंदी की है? तो कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी की अपनी ब्रजभाषा है और खड़ी बोली ये और किसकी है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित की गई है? तो कौन सी की गई है? बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मगही नहीं है। कौन सी नहीं है? मगही। जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा और कन्नौजी ये पश्चिमी बोली की बोलियां हैं। राजस्थान की बोली नहीं है, तो राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? मैथिली नहीं है, जबकि मालवी, मेवाती और बागड़ी है। निम्न में से राजस्थान की एक बोली मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? ढूंढाड़ी, जो जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान की कौन सी बोली राजस्थान के बाहर मुख्यतः बोली जाती है? तो ये कौन सी है? मालवी। मालवी ये राजस्थान के बाहर भी बोली जाती है। निम्न में से राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है, तो कौन सा? हाड़ौती ये राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश में हुआ? तो ये हुआ था अर्धमागधी में। पूर्वी हिंदी का उद्भव ये अर्धमागधी अपभ्रंश में हुआ। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो खड़ी बोली का माना जाता है सोरसेन सैनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो ये निकली है पश्चिमी हिंदी से। खड़ी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी से निकली है ये खड़ी बोली। महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी? तो ये की थी राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की। देखिए, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जो वर्धा में की थी महाराष्ट्र में, स्थापना 1936 में की थी। किसने? महात्मा गांधी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता में कब प्रकाशित हुआ? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ, ये प्रकाशित हुआ था 1926 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे
आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्णमाला एवं लिपि। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।